हेलो एंड वेलकम टू द क्लास। आज अपन वही कंटिन्यू करने वाले हैं डिमांड फंक्शन को। तो स्टार्ट करते हैं अपन टेस्ट एंड प्रेफरेंस ऑफ द कंज्यूमर। इसको लिखने का तरीका तो वही है, डी ऑफ एक्स इज एफ ऑफ टी एंड पी, यानी कि टेस्ट एंड प्रेफरेंस ऑफ द कंज्यूमर। डिमांड ऑफ कमोडिटी एक्स इज फंक्शन ऑफ टेस्ट एंड प्रेफरेंस ऑफ द कंज्यूमर। इसके लिए अजम्पशन क्या मान के चलते हैं अपन, सेटेरिस पेरिबस। और ये क्या किस पे डिपेंड होता है, ये लाइक्स डिसलाइक्स ट्रेंड फैशन एक्सेट्रा, ऐसे बहुत सारे फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। इसका मतलब कि टेस्ट एंड प्रेफरेंस क्या है किसी कंज्यूमर की, ठीक है। किसी प्रोडक्ट को वो लाइक भी कर सकता है, डिसलाइक भी कर सकता है, या फैशन की वजह से भी परचेज कर सकता है एक्सेट्रा। तो यहाँ पे अपने पास दो तरीके के चेंजेस होते हैं डिमांड के अंदर। सबसे पहले तो आता है फेवरेबल चेंज और सेकेंड होता है फिर अनफेवरेबल चेंज। फेवरेबल चेंज का मतलब क्या है कि पहले आप वो चीज़ नहीं पसंद करते थे, लेकिन अब आप उसकी डिमांड कर रहे हो, आपको अब पसंद है वो चीज़, तो वो क्या हो जाएगी, फेवरेबल चेंज। अब कोई चीज़ ऐसी है जो आप अब तक तो यूज़ कर रहे थे, लेकिन अब आप उससे बोर हो चुके हो या परेशान हो चुके हो, या अब आप उसको परचेज नहीं करना चाह रहे, आपने उसकी डिमांड कम कर दी है, तो वो कैसा होगा, अनफेवरेबल चेंज होगा। अगर किसी भी प्रोडक्ट की डिमांड के अंदर फेवरेबल चेंज आता है, ठीक है, अगर कंज्यूमर की टेस्ट एंड प्रेफरेंस के अंदर फेवरेबल चेंज आता है, तो उसकी वजह से उस प्रोडक्ट की डिमांड बढ़ जाती है, राइट। और कर्व कहाँ शिफ्ट हो जाता है, राइट हैंड साइड में। अगर किसी प्रोडक्ट के अंदर अनफेवरेबल चेंज आता है, यानी कंज्यूमर की टेस्ट एंड प्रेफरेंस में अगर अनफेवरेबल चेंज आता है, यानी अब वो उसको पसंद नहीं करता, तो उसकी वजह से उसकी डिमांड डिक्रीज हो जाएगी और उसका कर्व कहाँ शिफ्ट हो जाएगा, लेफ्ट हैंड साइड में। इसको प्लॉट कैसे करते हैं, डी डी इज द ओरिजिनल डिमांड कर्व। अब मान लो कि फेवरेबल चेंज आया, तो कर्व कहाँ शिफ्ट हो जाएगा, राइट हैंड साइड में शिफ्ट हो जाएगा, और पॉइंट कहाँ शिफ्ट हो जाएगा, ए टू बी शिफ्ट हो जाएगा, और डिमांड क्या होगी, इंक्रीज हो जाएगी। हालांकि उसकी प्राइस चेंज नहीं हुई है, प्राइस तो अभी भी ओपी है और पहले भी ओपी थी, लेकिन उसकी टेस्ट एंड प्रेफरेंस के अंदर फेवरेबल चेंज आने की वजह से सेम प्राइस पर ही उसकी डिमांड इंक्रीज हो गई है। पहले ओ क्यू थी, अब ओ क्यू से ओ क्यू 1 हो गई है, राइट। और अब मान लो कि अगर उसमें अनफेवरेबल चेंज आ रहा है, तो डिमांड कर्व नीचे शिफ्ट हो जाएगा, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड में शिफ्ट हो जाएगा, और ये कहाँ है, राइट हैंड साइड में शिफ्ट हो जाएगा। और सेम प्राइस पर ही उसकी डिमांड ओ क्यू से क्या हो जाएगी, ओ क्यू 0 हो जाएगी। अब इसको अपन इसमें कैसे प्लॉट करते हैं, ये भी अपन ने कल देख लिया था, राइट। इसके लिए यहाँ पे पॉइंट सी लिख देते हैं, ये होता है फेवरेबल चेंज और ये होता है अनफेवरेबल चेंज। पॉइंट क्या है अपना, यहाँ पे ए बी और सी है, तीनों के ऊपर ही प्राइस तो सेम ही है, अपनी प्राइस तो चेंज हुई नहीं, ओपी है। इसका मतलब इस ट्राइंगल का मतलब होता है चेंज। तो चेंज इन टेस्ट एंड प्रेफरेंस क्या है, यहाँ पे फेवरेबल चेंज है, सॉरी यहाँ तो कोई भी चेंज नहीं है, ये तो बेस है ना। यहाँ पे क्या है, फेवरेबल चेंज हुआ है, और यहाँ पे अनफेवरेबल चेंज हुआ है। आपको कंप्लीट लिखना है, मैं शॉर्ट में लिख रही हूँ। डिमांड कर्व कौन सा है, ओरिजिनल डिमांड कर्व था अपना डी डी, फेवरेबल चेंज आने की वजह से हुआ D1 और अनफेवरेबल चेंज आने की वजह से हुआ D0। तो यहाँ लिख देंगे D0। क्वांटिटी डिमांडेड पहले ओरिजिनली कितनी थी, OQ, फेवरेबल चेंज आने की वजह से हुई OQ1 और अनफेवरेबल चेंज आने की वजह से हुई OQ0। तो ये पूरा कॉन्सेप्ट होता है टेस्ट एंड प्रेफरेंस ऑफ द कंज्यूमर। अब अपना एक लास्ट फैक्टर इंडिविजुअल डिमांड का बचा है, वो है एक्सपेक्टेशन ऑफ प्राइस, वो अब अपन पढ़ लेते हैं। अपने पास है फ्यूचर एक्सपेक्टेशन ऑफ प्राइस। तो डिमांड ऑफ कमोडिटी एक्स इज फंक्शन ऑफ फ्यूचर एक्सपेक्टेशन ऑफ प्राइस। इसमें क्या होता है, फ्यूचर में मान लो कि अगर जैसे फॉर एग्जांपल मान लो आपको ये पता चले कि पेट्रोल के प्राइस कल से बढ़ने वाले, तो आप क्या करोगे, एटलीस्ट आज के लिए तो अपनी गाड़ी की टंकी फुल करवा लोगे, राइट। तो ये क्या होता है कि अगर फ्यूचर में एक्सपेक्टेशन है कि प्राइस बढ़ने वाली है, ठीक है, तो आपकी जो करंट डिमांड होगी ना, अभी की जो डिमांड होगी वो बढ़ जाएगी। और अगर मान लो कि पता चले कल से सस्ता होने वाला है पेट्रोल, तो आप बोलोगे यार आज तो कहीं जाना नहीं है, छोड़ कल भरवा लेंगे पेट्रोल, ठीक है। तो ये चीज़ होती है कि अगर फ्यूचर एक्सपेक्टेशन क्या है कि प्राइस कम होने वाली है, तो आपकी करंट डिमांड भी कम हो जाती है, राइट। तो अगर फ्यूचर प्राइस बढ़ने वाली है तो करंट डिमांड बढ़ जाती है, और कर्व कहाँ शिफ्ट हो जाता है, राइट हैंड साइड में। और अगर फ्यूचर प्राइस कम होने वाली है तो करंट डिमांड भी कम हो जाती है, और कर्व कहाँ शिफ्ट हो जाता है, लेफ्ट हैंड साइड में।
कैसा रिलेशनशिप है दोनों के अंदर? डायरेक्ट यानी कि पॉजिटिव रिलेशनशिप है। एक चीज़ बढ़ रही है तो दूसरी भी बढ़ रही है, एक चीज़ कम हो रही है तो दूसरी भी कम हो रही है, राइट। और करंट प्राइस को अपन क्या मान लेते हैं? कांस्टेंट। करंट प्राइस चेंज नहीं हो रही लेकिन फिर भी डिमांड चेंज हो रही है, राइट। तो यहाँ पे अपन क्या मान के चलते हैं? कीपिंग ऑल अदर फैक्टर्स कांस्टेंट। तो उसके अंदर करंट प्राइस भी इंक्लूडेड है, तो कीपिंग ऑल अदर फैक्टर्स कांस्टेंट, जिसको अपन क्या कहते हैं? सेटेरिस पैरिबस कहते हैं। अब इसका कर्व देखते हैं, तो कर्व पे अपन शो करते हैं इस तरफ प्राइस, इस तरफ क्वांटिटी डिमांडेड। डी डी इज द ओरिजिनल डिमांड कर्व है इसका। अब मान लो कि फ्यूचर एक्सपेक्टेशन है कि प्राइस बढ़ने वाली है, तो कर्व कहाँ शिफ्ट हो जाएगा? राइट हैंड साइड में, यानी कि आपकी प्रेजेंट डिमांड भी इंक्रीज हो जाएगी। प्राइस तो सेम ही है, ओपी, इस पे भी ओपी है और इस पे भी ओपी है, लेकिन करंट डिमांड जो होगी ना वो इंक्रीज होके ओक्यू से कहाँ चली जाएगी? OQ1 पे चली जाएगी। और अब मान लो फ्यूचर एक्सपेक्टेशन है कि प्राइस कम होने वाली है, तो क्या होगा? तो करंट प्राइस के ऊपर ही इसकी डिमांड कम हो जाएगी, ठीक है। आप जितना पोस्टपोन कर सकते हो उतना पोस्टपोन करने की कोशिश करोगे, तो यहाँ पे आपकी क्वांटिटी डिमांडेड, करंट क्वांटिटी डिमांडेड कम हो जाएगी। तो यहाँ पे हम पॉइंट्स को देख लेते हैं। पॉइंट क्या है? ए पॉइंट के ऊपर करंट प्राइस क्या है? करंट प्राइस तो ओपी ही है। फ्यूचर एक्सपेक्टेशन इस पॉइंट पे कुछ नहीं है, ये बेस ईयर है, बेस वाला डिमांड कर्व है। और करंट क्वांटिटी डिमांडेड, करंट क्वांटिटी डिमांडेड क्या है? OQ है। डिमांड कर्व कौन सा है? DD इसका ओरिजिनल डिमांड कर्व है, शिफ्ट इसमें कुछ हुआ नहीं है। बी पॉइंट पे अगर अपन देखते हैं तो करंट प्राइस तो अभी भी OP ही है। फ्यूचर एक्सपेक्टेशन क्या है? कि प्राइस बढ़ने वाली है, तो अपनी करंट क्वांटिटी डिमांडेड भी इंक्रीज होके OQ से कहाँ चली गई? OQ1 पे चली गई। और DD कहाँ शिफ्ट हो गया? D1 पे शिफ्ट हो गया, जो कि राइट हैंड साइड में है। सी पॉइंट पे देखते हैं तो इस पे भी करंट प्राइस तो ओपी ही है, लेकिन फ्यूचर एक्सपेक्टेशन क्या है? कि प्राइस कम होने वाली है, तो आपकी करंट डिमांड भी कम होके OQ से OQ 0 पे आ जाएगी। और डिमांड कर्व कहाँ शिफ्ट हो जाएगा? D0 पे, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड में शिफ्ट हो जाएगा। ये पूरा होता है अपना एक्सपेक्टेशन ऑफ प्राइस। इसके लिए आपको स्टेप्स भी लिखने होते हैं, एक्सप्लेनेशन लिखना होता है, वो हम एक एग्जाम्पल का एक फैक्टर का अपन एक्सप्लेनेशन लिख के आपको सिखा दूंगी, बाकी के आप खुद से लिख सकते हो, राइट। ये यहाँ पे अपना एक्सपेक्टेशन और सारे इंडिविजुअल डिमांड फंक्शंस कंप्लीट होते हैं। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं कि एक्सप्लेनेशन कैसे लिखते हैं, क्योंकि एग्जाम में आपको एक्सप्लेनेशन भी लिखना पड़ेगा। तो अपन ने जितने भी फैक्टर्स अब तक पढ़े हैं ना, अगर उनमें से कुछ भी एग्जाम में आता है तो आपको सबका एक्सप्लेनेशन लिखना पड़ेगा। मैं एक बार सिखा रही हूँ कि एक्सप्लेनेशन कैसे लिखते हैं। इसी तरीके से आप बाकी किसी भी फैक्टर का एक्सप्लेनेशन लिख सकते हो। सबसे पहले तो आप लिखते हो कि कीपिंग ऑल अदर फैक्टर्स कांस्टेंट, क्योंकि पहला अजम्पशन है अपना कि अपन बाकी सारे फैक्टर्स को कांस्टेंट मानते हैं। अपन पढ़ किसके लिए रहे? डी ऑफ एक्स इज एफ ऑफ ई, यानी कि फ्यूचर एक्सपेक्टेशन ऑफ प्राइस। सेकेंड पॉइंट लिखते हैं कि अपना एक्स एक्सिस क्या शो कर रहा है, तो एक्स एक्सिस क्या शो करता है? अपना क्वांटिटी डिमांडेड, तो एक्स एक्सिस शोज द क्वांटिटी डिमांड। वाई एक्सिस शोज द प्राइस ऑफ द कमोडिटी, वाई एक्सिस पे अपन क्या शो करते हैं? प्राइस शो करते हैं कमोडिटी की। फोर्थ है DD इज द ओरिजिनल डिमांड कर्व। सबसे पहले आप ओरिजिनल वाले को एक्सप्लेन करते हो, जो बेस है आपका उसको एक्सप्लेन करते हो, तो DD इज द ओरिजिनल डिमांड कर्व एट पॉइंट ए। अब एक पॉइंट को एक्सप्लेन करते हैं। एट पॉइंट ए प्राइस ऑफ द कमोडिटी इज OP एंड क्वांटिटी डिमांडेड इज OQ। OQ इज द क्वांटिटी डिमांडेड, आपको पूरा लिखना है, QD नहीं लिखना है, क्वांटिटी डिमांडेड लिखना है। सिक्स्थ है एट पॉइंट B प्राइस इज एक्सपेक्टेड टू इंक्रीज इन फ्यूचर। यहाँ पे अपन क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि फ्यूचर में अपनी प्राइस बढ़ने वाली है। सो एट कांस्टेंट प्राइस, अभी अपनी प्राइस तो कांस्टेंट ही है, द क्वांटिटी डिमांडेड विल इंक्रीज टू OQ1। क्वांटिटी डिमांड कहाँ इंक्रीज हो जाएगी? OQ से OQ1, राइट। एंड डिमांड कर्व विल शिफ्ट टू राइट हैंड साइड फ्रॉम DD टू D1, यानी DD से कहाँ शिफ्ट हो जाएगा? राइट हैंड साइड में D1 पे शिफ्ट हो जाएगा। सेवेंथ पॉइंट है एट पॉइंट C। अब पॉइंट C के ऊपर क्या है? प्राइस इज एक्सपेक्टेड टू डिक्रीज इन फ्यूचर। यहाँ पे आपको साइन नहीं लगाना है, पूरा लिखना है, डिक्रीज इन फ्यूचर। सो एट कांस्टेंट करंट प्राइस तो अपनी सेम ही है OP, द क्वांटिटी डिमांड विल डिक्रीज टू OQ0। OQ से कहाँ चली गई? OQ0 एंड डिमांड कर्व विल शिफ्ट टू लेफ्ट हैंड साइड फ्रॉम DD टू D0। अपना डिमांड कर्व DD से कहाँ शिफ्ट हो जाएगा? D0 यानी लेफ्ट हैंड साइड में शिफ्ट हो जाएगा। इस तरीके से आप बाकी सारे किसी भी फैक्टर का एक्सप्लेनेशन लिख सकते हो। पहले आपको ओरिजिनल डिमांड कर्व को लिखना है और उसके बाद आपको बाकी के दूसरे पॉइंट्स को एक्सप्लेन करना है, राइट। इतना सिंपल सा ही मेथड है। अब अपन स्टार्ट करते हैं मार्केट फैक्टर्स को।
तो अब अपन मार्केट डिमांड फंक्शन पढ़ते हैं। मार्केट डिमांड फंक्शन, इट इज़ अ फंक्शनल रिलेशनशिप बिटवीन डिमांड ऑफ अ कमोडिटी एंड फैक्टर्स अफेक्टिंग इट। इसमें इंडिविजुअल डिमांड फंक्शन भी होते हैं और मार्केट डिमांड फैक्टर्स भी होते हैं। कौन कौन से? देखो, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स, इनकम, टेस्ट एंड प्रेफरेंस और एक्सपेक्टेशन, ये तो सारे इंडिविजुअल डिमांड के फैक्टर्स थे। अभी अपन मार्केट के फैक्टर्स पढ़ते हैं। इसमें अपने पास 3 नए फैक्टर्स है। कौन कौन से? एन यानी कंपोजिशन ऑफ पॉपुलेशन। कंपोजिशन ऑफ पॉपुलेशन का मतलब है कि आपकी पॉपुलेशन में किस टाइप के लोग ज़्यादा हैं। अगर आपकी पॉपुलेशन में किड्स ज़्यादा है, बच्चे ज़्यादा हैं, तो आपकी टॉयज़ और बेबी प्रोडक्ट्स की डिमांड ज़्यादा होगी। जबकि अगर आपकी पॉपुलेशन में ओल्ड एज पीपल ज़्यादा हैं तो आपकी मेडिसिन, स्टिक्स और स्पेक्स जैसी चीज़ों की डिमांड ज़्यादा होगी, राइट। अगर आप फिर नेक्स्ट आता है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम। YD का मतलब होता है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम। अगर आपकी इकोनॉमी के अंदर इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन है, यानी सबके पास इक्वल पैसा आता है, तो आपकी डिमांड इंक्रीज होगी। और अगर अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन है तो आपकी डिमांड डिक्रीज हो जाएगी, राइट। थर्ड है अपने पास गवर्नमेंट पॉलिसीज़। जी का मतलब गवर्नमेंट पॉलिसीज़। अगर गवर्नमेंट किसी प्रोडक्ट के ऊपर टैक्स लगा देती है, राइट, तो अल्टीमेटली टैक्स वसूला तो कंज्यूमर से ही जाता है, तो उसकी प्राइस जो होगी वो इंक्रीज़ हो जाएगी उस कमोडिटी की, तो अल्टीमेटली डिमांड क्या होगी? डिक्रीज़ हो जाएगी। और अगर गवर्नमेंट किसी चीज़ के ऊपर सब्सिडी लगा देती है, सब्सिडी का मतलब होता है कोई छूट दे देती है या कोई बेनिफिट्स दे देती है, कोई कंसेशन दे देती है, तो इन दैट केस आपकी जो प्राइस होती है वो डिक्रीज़ हो जाती है और अल्टीमेटली आपकी डिमांड क्या होगी? इंक्रीज़ हो जाएगी, क्योंकि प्राइस और डिमांड के बीच में कैसा रिलेशनशिप होता है? इन्वर्स रिलेशनशिप होता है। तो प्राइस अगर घटेगी तो डिमांड बढ़ेगी और प्राइस अगर बढ़ेगी तो डिमांड कम हो जाएगी। तो यहाँ पे अपने सारे फैक्टर्स कंप्लीट हो जाते हैं, इंडिविजुअल वाले भी और मार्केट वाले भी। तो अपने डिमांड फंक्शन कंप्लीट हो गए। नेक्स्ट क्लास में हम लॉ ऑफ डिमांड पढ़ेंगे। तो इसमें अगर आपको कुछ भी डाउट है तो यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन बिलो। सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। टिल देन स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल, प्रेस द बेल आइकन, शेयर विद योर फ्रेंड्स एंड जॉइन द टेलीग्राम चैनल।